हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमने मैक्सिमम सिलेबस है वो यहाँ पे हम इसका कवर कर चुके हैं। कुछ ही यूनिट हमारे रहती हैं, लेकिन इन वाली वीडियोज पे आपका अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो ये वाली वीडियो मैं डाल देती हूँ। नहीं तो फिर वापस हम टीजीटी साइंस की ही शुरू करेंगे, क्योंकि देखो टीजीटी साइंस वाले बच्चे ज्यादा हैं। क्योंकि उन वीडियो से वहां से कम टीजीटी साइंस वाले बच्चों की तो ये हो जाएगा ना कि वहां से उनकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल तक जा पाएगी। अब मैंने टीजीटी साइंस को लीव करके और एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए यूनिट स्टार्ट की हुई है। आप जाके देखो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट होने को है यूनिट्स में। लेकिन वही फिर आप लोग है ना रिस्पॉन्स नहीं करते चीजों को लेके, तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता। देखो, कोई भी चीज है यहाँ से, अब इतनी तो वो है नहीं कि कोई और मुझे एक्सपेक्टेशन है। एक छोटा सा मोटिवेशन आप लोगों से चाहिए होता है कि आप कमेंट करके बताओ कि हेल्पफुल नहीं होती। चाहे अगर कोई कमी लगती है ना तो वो भी बता दो। वो तो कोई वो नहीं कि आपने यही बोलना है कि अच्छा है, लेकिन ये तो पता लगे ना कि मीन्स की चीजें आप देख रहे हो। अदरवाइज तो ऐसे लगता है जैसे कि मैं ऐसे ही वीडियो डालती जा रही हूँ, उनका कोई बेनिफिट नहीं है। अब ये वाली है ना, बस एक ये आज की हमारी यूनिट इक्विलिब्रियम रहेगी। इक्विलिब्रियम रहेगी और ऐसी यूनिट अगर यहाँ से एस्टेट में 2-3 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। स्पेसिफिक जिन चीजों पे क्वेश्चन आए हैं उनको हम थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, बाकी सारी चीजें भी करेंगे कि अगर और टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका हो जाएगा। अब आज का हमारा टॉपिक तो है इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपके साथ है कि अगर इस वाली वीडियो पे भी आपका रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर देखो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि फिर मैं एस्टेट डिजिटल साइंस की ही सीरीज है वो वापस से शुरू करूंगी। तो अब आप पे है टोटली डिपेंड। तो आज की यूनिट हमारी है इक्विलिब्रियम, और फिर मुझे मत बोलना क्योंकि फिर कमेंट मिलते हैं कि आप प्लीज इसकी कर दो। जितना मुझसे हो पाता उतना मैं करती हूँ। और ये वाले जो नोट्स हैं वो मैंने पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हुए हैं, तो उन्हीं से हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये वाले जो नोट्स है वो मैंने एनसीईआरटी से बनाए हैं। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी के हर पैसेज में से एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। कोई भी चीज हमने लीव नहीं की है, पूरी एनसीईआरटी है और उसको देख के इन वाले नोट्स को मैंने अपने लिए बनाया है। और ये वाली पीडीएफ मैंने आपको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई है। तो देखो क्या है, हमारी यूनिट रहेगी इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब जैसे हम समझते हैं ना, अब जब तक पहले हमें इन चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा होता तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है। हमने पढ़ा होता है कि एक हमारे पास रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। कि जब हमारे पास रिएक्टेंट है, या तो रिएक्टेंट ले लो या कोई भी दो सॉल्यूशन है, जब उनकी एक ये नहीं होता, माइंडसेट बना होता है कि जब दो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाए, तो वहां पे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। देखो, मुझे जहां तक पता है तो ऐसा माइंडसेट हमारा होता है कि इक्विलिब्रियम से हम ये समझते हैं कि जहां पे हमारी कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाए किन्हीं भी दो सॉल्यूशन की, तो हम उसको इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जैसे इस एग्जांपल से अगर हम देखें कि हमारे पास H2O है, वो लिक्विड है, वो किस में चेंज हुआ है? H2O गैसेस में चेंज हुआ है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब भी आप देखोगे ना, तो आपने एक चीज लेके आनी है माइंड में, ये लेके आना कि हमारा जो कंटेनर रहेगा क्लोज कंटेनर रहेगा। तो इक्विलिब्रियम का ध्यान आते ही आपको क्लोज कंटेनर है वो ध्यान में आना चाहिए, अदरवाइज तो इक्विलिब्रियम फिर पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने बोला कि लिक्विड है वो गैस में बदल रहा है, कि जैसे हमने यहाँ पे लिया, हमारा कोई भी क्लोज कंटेनर लिया है और यहाँ पे लिक्विड लिया है हमने, तो जैसे ही लिक्विड है वो गैसेस में इवेपोरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया है? लिक्विड है, और यहाँ पे क्या है? गैसेज हैं। तो जैसे ही ये क्या है, ये इवेपोरेशन हो रहा है, लिक्विड है जो गैस में बदल रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जहाँ पे जो ये गैसियस वेपर है वो इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि आपस में इनकी क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, कोलाइडिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब ये गैसियस पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने की वजह से ये वापस से किस में बदलना शुरू कर देंगे? लिक्विड में बदलना शुरू हो जाएंगे। कि जो गैसेस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा टाइम आएगा कि जो भी हमारे गैसेस पार्टिकल है वो आपस में कलाइड होकर वापस से लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या बोला कि उस टाइम पे हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे कि जब जितना लिक्विड गैस में बदलेगा नहीं, उतना ही गैस भी लिक्विड में बदलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोला कि हमने क्या सीखा, जैसे हमारे पास लिक्विड टू गैस है और गैस टू लिक्विड है, तो इसको यहाँ से मिटाओ, हाफ एरो इधर होता है, हाफ एरो इधर, इक्विलिब्रियम को शो करने के लिए। तो जब भी लिक्विड से गैस में हम बदलते हैं तो वहां पे हम उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, और यहाँ से गैस से लिक्विड में बदलते हैं तो उस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कब होगा? जब हमारे पास जितना रेट है वो वेपराइजेशन का, वो किसके इक्वल हो जाए? रेट ऑफ
कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए। कैसे कि यहाँ से हमारे पास लिक्विड है वो वेपर में कंटिन्यूसली बदल रही है और वेपर है वो कंटिन्यूसली इसमें बदलेंगे, लिक्विड में बदलेंगे। जब जितना अमाउंट लिक्विड का वेपर में बदलेगा उतना ही जो अमाउंट है वो लिक्विड का वेपर में बदल वापस से वेपर लिक्विड में बदल जाएंगे। तो हमें लगेगा कि कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही, सारा कुछ कांस्टेंट है। हमें देखने में ऐसा लगता है ना, लेकिन होता नहीं है कि जितना आपका लिक्विड है, ये लिक्विड जितना, जैसे हमने यहाँ से अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि 10 मोलिक्यूल है कि लिक्विड के गैस में बदल रहे हैं, तो उधर ही क्या होगा कि 10 ही मॉलिक्यूल सेम टाइम पे गैस के लिक्विड में बदल रहे होंगे। तो हमें चेंज दिखाई नहीं देता, हमें लगता है कि यहाँ पे रिएक्शन हो ही नहीं रही, लेकिन वास्तव में वहां पे रिएक्शन होती रहती है। क्योंकि पता हमें दिखाई इसलिए नहीं देता, रेट ऑफ वेपराइजेशन है कि जितना जो लिक्विड है वो वेपर्स में बदलता है, वापस उतने ही वेपर्स भी लिक्विड में बदलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल से हमने देखा कि जब हमारे पास कोई भी हमने कॉन्सेप्ट लिया, देखो यहाँ से सॉलिड से लिक्विड का लिया है, तो नेक्स्ट केस में हम यहाँ से हमने लिया लिक्विड से गैस का, तो ऐसा ही केस हम सॉलिड से लिक्विड का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ क्लियर करना चाहें हम, देखो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो जब भी सॉलिड से लिक्विड में बदलता है तो हम बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। और लिक्विड से गैस में बदलता है तो हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। और गैस से लिक्विड में बदलता है तो हम बोलते हैं इसको कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में बदलता है तो हम बोलते हैं इसको फ्रीजिंग। तो अगर हम सारे कॉन्सेप्ट को समझें, तो जब हमने सॉलिड से लिक्विड का केस लिया है, जैसे हमारे पास आइस का एग्जांपल हो गया कि आइस किसके साथ होएगी, वाटर लिक्विड के साथ होएगी, किसमें, इक्विलिब्रियम में। तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा कि जितना हमारा सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में बदल रहा है ना, उतना ही लिक्विड वापस से फ्रीज होके आइस में बदल रहा होगा। तो उस कंडीशन पे हम बोल रहे हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम पे है। ऐसे ही हम अगर लिक्विड से गैस का केस लें, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जितना हमारे पास लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है ना, सेम टाइम पे उतना ही जो गैसेस प्रोडक्ट है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में। अगर हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस का ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्लिमेशन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ सब्लिमेशन है वो इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे हम बोलते हैं हमारा ये क्या है, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रेट इक्वल होगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहती, हमने ये नहीं देखना कि कांस्टेंट हो जाए। मींस क्या कि जो जितना वहां पे चेंज होएगा उतना ही चेंज वापस से हो जाएगा, मींस हमें ओवरऑल चेंज दिखने को नहीं मिलता। तो यहाँ से क्या समझा हमने, ये वाली चीज आपको किस लिए बताई मैंने इतनी सारी चीज, कि हम सोचते हैं ना कि इक्विलिब्रियम स्टैटिक है, कि जब इक्विलिब्रियम आएगा ना तो हमारी रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाती है, ऐसा हमारी कंसिडरेशन होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक होता है। वो तो बस हमें स्टैटिक क्यों शो हो रहा है, इसलिए शो हो रहा है क्योंकि जितना अमाउंट हमारा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बन रहा है ना, वापस से प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में भी सेम अमाउंट बदल रहा है, तो इसीलिए हमें क्या लगता है कि चीजें स्टैटिक है। लेकिन इन रियल वो चीजें स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, कि हमें चेंज है वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा। तो इतनी सारी मैंने बातें बता दी आपको। तो सबसे पहली जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी कि आपने क्लोज्ड कंटेनर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, जैसे कि हमने लिया हुआ ना लिक्विड से क्या है, गैसेस में बदला है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना वेपराइजेशन लिक्विड का हो रहा होगा गैसेस में, उतना ही गैसेस कंडेंस हो रही होंगी लिक्विड में। तो इसलिए हमारा क्या होता है, देखो रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होगा, और इक्विलिब्रियम है वो एक डायनामिक प्रोसेस होता है। अब हमारे पास जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ चुकी है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आने के बाद जो ये वेपर्स बनेंगी ना, तो वो क्या करेंगी, लिक्विड पे प्रेशर लगाएंगी। कि जब वो गैसेस जितना प्रेशर, जैसे ये हमारी गैसेस बनी हैं, इन पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो उस कंडीशन पे जो भी वेपर्स लिक्विड पे प्रेशर लगाएंगी ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। कब का प्रेशर, जब इक्विलिब्रियम पे है हमारा जो भी सॉल्यूशन हमने लिया है, और उस टाइम पे जो हमारी वेपर है वो लिक्विड पे जितना भी प्रेशर लगाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। अब देखो जैसे हमने सोचा कि हमारे पास जब इक्विलिब्रियम में हम क्या सोचते हैं कि रिएक्टेंट है, इक्विलिब्रियम में हम ये सोचते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है ना वो इक्वल नहीं होती, इक्वल होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, हर हाल में ऐसा नहीं होता। वो तो हम देखेंगे ना कि कब हमारा लिक्विड है वो सॉलिड, जितना लिक्विड वेपर में बदल रहा है वो वेपर में वापस से बदलना शुरू हो, तो वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि इन दोनों की कंसंट्रेशन है वो इक्वल होएगी। तो यहाँ पे तीन चीजें मैंने लिखी हुई है, देखो ओनली नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेफ्ट, कि हमारे पास क्या है,
कि कुछ ही रिएक्शन, जो रिएक्टेंट है ना, जैसे एक रिएक्टेंट लिया, एक प्रोडक्ट लिया, तो कुछ ही कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की बची हुई हो, उस टाइम पे अगर इक्विलिब्रियम होएगा, तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है ना, तो सारी किसमें चेंज हो चुकी होगी, प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी रिएक्शन है वो किसकी साइड होगी, कंप्लीशन की साइड है वो जा चुकी होगी, क्योंकि कंप्लीट होने को ही होगी, तभी जो रिएक्टेंट है उसका अमाउंट कम बचा है। उसके बाद क्या है, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कि कुछ ही अमाउंट प्रोडक्ट का हमें मिले, लेकिन रिएक्टेंट का मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम जो वो है अमाउंट हमें मिले। तो उस टाइम पे क्या है कि जो रिएक्शन है वो स्लो है, कि इतनी इक्विलिब्रियम आ गया, लेकिन जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बहुत कम ही चेंज हुआ है। तो इस टाइम पे हम बोलेंगे कि जो इक्विलिब्रियम स्टेज है, लेकिन रिएक्शन थोड़ी सी स्लो है। उसकी एक कंडीशन हो सकती है कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनकी कंपेरेबल हो। तो इक्विलिब्रियम के लिए ये वाली चीज आपने नहीं माननी है, ये वाली चीज आपने कभी भी नहीं लेके चलनी है, कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्वल ही रहेगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या पता कम हो, तब भी जो मैक्सिमम रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुका, तो तब भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। रिएक्टेंट थोड़ा सा ही प्रोडक्ट में चेंज हुआ हो, तब भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, और इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तब भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो ये वाली चीज नहीं माननी कि जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी ना तभी इक्विलिब्रियम होएगा, नहीं, दोनों का रेट इक्वल होएगा ना तब इक्विलिब्रियम होएगा। तो अब हम पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम कैसे कैसे होता है। तो 3 स्टेप है, देखो, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड से गैस और सॉलिड से गैस। तो तीनों चीजें वैसे मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। हमने क्या लेना है, क्लोज कंटेनर लेना है। तो यहाँ से अगर सॉलिड से लिक्विड में बदला है, तो सिंपल बात है, सॉलिड से लिक्विड में बदलता है तो मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो फ्रीजिंग। तो एक ही चीज हमने देखी है, जब दोनों का रेट इक्वल हो, तो जब रेट ऑफ मेल्टिंग है वो रेट ऑफ फ्रीजिंग के इक्वल हो जाएगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से अगर आप लिखोगे तो, क्या कि रेट ऑफ मेल्टिंग है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ फ्रीजिंग के, तो तभी हम बोलते हैं। ठीक है, देखो, फॉर एनी प्योर सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हमने प्रेशर है, यहाँ से जो प्रेशर है क्लोज कंटेनर पे, उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया होता है, 1 atm लिया होता है। तो जो टेम्परेचर होगा ना, जिसमें वो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हमने यहाँ पे लिया होता है, तो जिस भी टेम्परेचर पे ये सॉलिड और लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, कि या तो सॉलिड है वो लिक्विड में बदलेगा, तो हमारे पास क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होएगा उसका, और मेल्टिंग अगर लिक्विड सॉलिड में बदलेगा तो उस पे क्या होएगा, फ्रीजिंग पॉइंट होएगा। तो उस वाले टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। कैसे बोला मैंने, देखो क्या बोला है, हमने बोला कि हमारे पास यहाँ से सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ तो मेल्टिंग है, और यहाँ पे ये है फ्रीजिंग है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होएगा। अब हमने क्या बोला कि हमारा सिस्टम है ना जब इक्विलिब्रियम में होता है, और यहाँ पे जब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया होता है हमने इस सिस्टम का, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा ना, वो वाला टेम्परेचर जहाँ पे हमारे पास सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम पे होंगे, तो उस वाले टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, या तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, यहाँ से यहाँ पे चेंज हुआ तो या तो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो यही चीज यहाँ पे सेम लिखी हुई है कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड और लिक्विड फेज है ना वो इक्विलिब्रियम पे होंगे, उस वाले को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। अगर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है और सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और यहाँ पे देखो अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, आप रेट समान होएगा, कि जितना सॉलिड हमारा लिक्विड में चेंज हो रहा है ना, उतना ही लिक्विड फिर सॉलिड में भी चेंज होने लगेगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा लिक्विड और वेपर का। तो यहाँ पे देखो लिक्विड वेपर में क्या है, यहीं से देख लेंगे, लिक्विड से किस में बदलना है, वेपर में बदलना है। तो लिक्विड से वेपर में बदलेगा तो हमारे पास क्या होगा, इवेपोरेशन, और यहाँ से वेपर से लिक्विड में बदलेगा तो कंडेंसेशन। तो यहाँ पे किसका रेट होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ से पहले हमने यहाँ पे लिया है मरकरी का नैनोमीटर, उसके बाद यहाँ पे हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ है, CaCl2 डाला हुआ है। ये क्या करता है, इसका एक ही काम होता है कि ये यहाँ से जितनी भी यहाँ पे मॉइस्चर होएगी ना उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ से देखो इन दोनों का लेवल है ना सेम है पहले इसमें। अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा कि जैसे ही हमने यहाँ पे वाटर लिया, किसी भी चाइना डिश में वाटर लिया है अगर हमने यहाँ से, तो उसमें क्या होगा, अब ये जो वाटर है उसकी वेपर्स बनना स्टार्ट होंगी। अब ये वेपर हैं जब इतनी ज्यादा हो चुकी होंगी, तो ये वेपर है वो आप यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगी, प्रेशर क्रिएट करेंगी। और इस प्रेशर क्रिएट करने से क्या होगा, इसका जो लेवल है ना, देखो इस वाले का प्रेशर की वजह से इसका जो लेवल है यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, यहाँ पे इतना था यहाँ पे इतना है।
अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये वाला जो लेवल है ना वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब क्या है कि वापस से जो ये वेपर्स प्रेशर क्रिएट कर रही थी ना, कि जितना ये वाला है लिक्विड है वो वेपर में बदल रहा होगा ना, उतनी ही वेपर फिर लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो चुकी होंगी, तब हमारा ये लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो क्या है कि बट दिस इंक्रीज वेपर प्रेशर बिकम कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा वो वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट हो चुका होगा, क्योंकि जितना रेट ऑफ इवेपोराइजेशन होगा उतना ही कंडेंसेशन में हो जाएगा। देखो अब क्या है, हाई वेपर प्रेशर लिक्विड हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो अगर वहां से हमारे पास लिक्विड का वेपर प्रेशर हाई है, इसका मतलब क्या है कि वो जल्दी से किस में चेंज होना चाहेगा, वेपर में चेंज होना चाहेगा। हाई वेपर प्रेशर का मतलब कि वो वेपर्स में इजीली चेंज हो जाएगा, वेपर्स में इजीली चेंज हो जाएगा। तो अगर हमने थोड़ा सा भी उसको बॉईल किया ना तो एकदम से ही वेपर्स में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि अगर हाई वेपर प्रेशर का लिक्विड हमारे पास है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लो होगा। उसके बाद देखो किन चीजों पे डिपेंड करेगा, हमने लिक्विड कितना कौन सा लिया है, ये अंदर हमने लिक्विड लिया है ना, ये कौन सा लिया है। अगर अमाउंट ऑफ लिक्विड हमने लिक्विड लिया कितना हो, टेम्परेचर हम वहां पे कितना मेंटेन कर रहे हैं। अब यहाँ से देखो आपने देखा होगा ना, आप खुले में चाइना डिश में पानी रखो तो जब 2-3 दिन के बाद आप संभालोगे ना तो उस पे भी तो इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है ना, उसका पानी देखोगे तो कम हो चुका होगा, लेकिन वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पे देखो एरिया इतना ज्यादा है, इसीलिए हम यहाँ पे कंडीशन बोली है हमने क्लोज कंटेनर की कि जो लिक्विड वाली है। अब वो तो जो लिक्विड है वो वेपर्स में तो चेंज हो जा रहा है, लेकिन वेपर्स तो वापस में लिक्विड नहीं चेंज हो नहीं पा रही ना ओपन एरिया में। तो इसलिए ओपन एरिया में हमारे पास इक्विलिब्रियम वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक कंडीशन है कि हमारा जो कंटेनर होगा वो क्लोज होएगा। तो यहाँ से हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो सोलिड और वेपर का, ठीक है। सॉलिड और वेपर के केस में हम क्या देखेंगे कि जितना सॉलिड हमारा वेपर में बदल रहा होगा ना उतना ही फिर वेपर वो वापस में किस में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे, सॉलिड में। कैसे पता करेंगे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्लोज कंटेनर लिया है और यहाँ पे हमने लिया है आयोडीन। तो आयोडीन क्या है, जब एक टाइम के बाद सॉलिड क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। आयोडीन की प्रॉपर्टी होती है सॉलिड क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन होगा। सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि वो लिक्विड में नहीं बदलता, डायरेक्ट किस में बदलना स्टार्ट हो जाता है, वेपर्स में बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो जैसे ही हमारे पास ये वापस में चेंज होना स्टार्ट होगा तो वहां पे हमें क्या दिखेगा, वॉयलेट कलर दिखेगा। वो किसकी वजह से होगा, I2 की जो भी वेपर बनी है ना उसकी वजह से वहां पे हमें वॉयलेट कलर दिखेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो ये वॉयलेट कलर है ना वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो वहां से हम मान लेंगे कि अब ये कांस्टेंट हो गया, इसमें फर्दर चेंज नहीं हो रहा। तो जिसका मतलब क्या है कि जितना सॉलिड है कैम्फर का या जो यहाँ पे आयोडीन लिया है ना, तो जितना सॉलिड है आयोडीन का वो वेपर में बदल रहा है ना, तो उतनी ही वेपर वापस से सॉलिड में चेंज हो जा रही है। तो इसीलिए हमारे पास जो प्रोसेस है वो किस में आ चुका होगा, इक्विलिब्रियम में हो चुका होगा। तो बस यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब दोनों का रेट है ना वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं होता, वो हमें देखने से लगता है, क्योंकि जितना हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है वापस प्रोडक्ट उतना ही रिएक्टेंट में चेंज हो जा रहा है। तो हमें लगता है कि रिएक्शन हो ही नहीं रही है, लेकिन वास्तव में रिएक्शन हो रही है, इक्विलिब्रियम हमारा डायनेमिक होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्या, डिसोल्यूशन आता है। डिसोल्यूशन का आता है किसका, सॉलिड और गैसेस का, किसमें, लिक्विड में। कि जब हम सॉलिड को डिजोल्व करते हैं या गैसेस को डिजोल्व करते हैं लिक्विड्स में तो उस टाइम पे क्या होगा। तो यहाँ से जो जो चीजें याद रखने की होगी वो मैं बताऊंगी आपको। देखो सॉलिड और लिक्विड में, हमने सॉलिड में जब भी हम लिक्विड किसी भी सॉलिड को जब हम लिक्विड में मिलाते हैं तो मोस्ट कॉमन हमें एग्जांपल याद आता है कि हम पानी में चीनी को मिलाएं। तो यहाँ से हमने पानी लिया है और इसमें हमने लिया, देखो सॉलिड शुगर ली है। हमने दो चीजें ली है यहाँ पे, एक तो हमने लिया है सॉलिड शुगर और एक हमारे पास लिया है शुगर इन सॉल्यूशन। कैसे, देखो ये वाली चीज हमने यहाँ पे पानी में शुगर मिलाई तो हमारे पास एक टाइम ऐसा आता है ना कि जो हमारी शुगर है वो डिजोल्व होना बंद हो जाती है। तो वहां पे डिजोल्व होना बंद हो जाएगी तो वहां पे हमें शुगर मिलेगी, है ना, शुगर मिलेगी। और एक शुगर तो हमारे पास वो होगी जो सॉलिड वाली होगी, जो उसमें डिजोल्व ही नहीं हुई होगी, है ना। और एक सॉलिड हमारे पास एक हमारे पास शुगर ऐसी है जो पानी में डिजोल्व हो चुकी है। तो यहाँ से हमारे पास दो टाइप की शुगर है। एक तो देखो कौन सी शुगर है, जो सॉल्यूशन में डिजोल्व हो चुकी है, और दूसरी शुगर है जो हमने थिक सिरप लिया है ना, मींस क्या कि एक टाइम के बाद जो शुगर है वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। तो एक हमारे पास शुगर है कौन सी वाली, सॉलिड वाली। तो दो टाइप की शुगर है आपके पास, एक तो सॉलिड वाली और एक शुगर सॉल्यूशन वाली। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको क्या, यहाँ से क्या होगा कि जितनी शुगर सॉलिड अमाउंट की
जितनी शुगर है वो उसमें डिजोल्व होएगी ना, तो वापस से उतनी शुगर है वो किसमें चेंज हो जाएगी, सॉल्यूशन वाली जो शुगर है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहाँ से यही चीज देखा है कि जितनी शुगर है वो डिजोल्व हो रही होगी ना, उतनी ही जो शुगर है क्रिस्टल के फॉर्म में वापस हमें मिल रही होगी। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि हमने क्या लिया, शुगर। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि यहाँ से इक्विलिब्रियम है ना वो किस किस के बीच में है, तो किसके बीच में, एक तो जो शुगर है सॉल्यूशन में जा चुकी है, जो हमने सॉल्यूशन बनाया उसके बीच में, और एक जो शुगर है वो बाद में डिजोल्व नहीं हुई, जो सॉलिड वाली शुगर है उसके बीच में। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे लिया हुआ है कि अगर यहाँ पे हमने ये, या एक तो हमने सॉल्यूशन ले लिया किसका, C6H12O6 का, ग्लूकोज का, और एक में क्या किया कि H को D से रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे हमारी तीनों सारी चीजें हमें मिलेंगी, एक बार ये वाला एक्वस फॉर्म में मिलेगा, एक बार ये वाला सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ऐसे ये वाला सॉलिड में मिलेगा और एक्वस में, दोनों में मिलेगा। तो ये वाली चीज किसको बताने के लिए कि हमारा इक्विलिब्रियम है ना वो डायनामिक है, मीन सारी चीजें आपस में चेंज होती जा रही है, लेकिन जितनी ये इसमें चेंज होगी उतनी वापस ये इसमें चेंज हो जाएगी, ऐसे ये इसमें चेंज होगी, ये इसमें चेंज हो जाएगी। तो हमारा जो प्रोसेस है, हमें लगता है कि रिएक्शन नहीं हो रही, लेकिन वास्तव में जो रिएक्शन है वो हो रही होती है। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखने की यही चीज है कि अगर हमने सॉलिड, यहाँ पे ये एग्जांपल दे दे और पूछ ले कि इक्विलिब्रियम किसके बीच में होगा, तो अब तो मैंने समझा दिया ना कि जो हमारे पास दो ही चीजें हैं, एक तो शुगर है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो चुकी होगी, और एक जो शुगर है वो सॉलिड फॉर्म में होगी, तो उनके बीच में क्या होगा, यहाँ से इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद है देखो आपका हेनरीज लॉ। देखो हमारे पास ये रह गया, तभी मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि जो हेनरी लॉ होता है ना वो गैसेस की सोलिबिलिटी ही बताता है लिक्विड्स में, ठीक है। गैसेस इन लिक्विड को देखेंगे, देखो जैसे हमने सोडा बोतल दी होती है, सोडा बोतल अगर आपने नहीं भी देखी तो भी आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो देखी है ना, जैसे हमारे पास पेप्सी हो गई, लिम्का हो गई, तो जब हम उनकी एकदम से उनका जो ढक्कन खोलते हैं ना, तो आपको एकदम से ऐसे दिखते हैं ना, बबल्स दिखते हैं, मीन से गैस सी बाहर आती है। तो अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लोगे, उसको एकदम से खोलोगे तो आपको गैस बाहर आती दिखेगी, और उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप एक लंबे समय तक छोड़ दो ऐसे, मीन्स 2-3 दिन उसको खोल दो और पियो ही ना, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद जो उसका टेस्ट है वो चेंज हो चुका होगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि हमने जो भी हमारे पास लिक्विड था ना, वहां पे हमने गैस डिजोल्व की होती है। गैस कौन सी होती है, CO2 गैस डिजोल्व की होती है, और उसकी सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड होएगी, प्रेशर पे डिपेंड होएगी। जब हमने उसका ढक्कन क्लोज किया होता है तो वहां पे हमने प्रेशर को अप्लाई किया होता है, तो जब हम एकदम से ढक्कन खोलते हैं तो वहां पे हम प्रेशर को घटा रहे होते हैं, तो जैसे ही हम प्रेशर को कम करेंगे, घटाएंगे, तो गैस एकदम से बाहर है वो डिफ्यूज हो जाएगी। कैसे, देखो कि सोडा बोतल है ना वो एकदम से उसमें से गैस है वो बाहर आ रही होती है, तो क्यों, क्योंकि सोल्युबिलिटी है ना CO2 की वो अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग होती है। तो यहाँ से हमारा जो वो होता है ना कि जो इक्विलिब्रियम होता है तो किसके साथ होता है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो हमने जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली होती है ना, तो वहां पे जो CO2 है वो डिजोल्व हुई होती है, और एक हमारे पास CO2 होती है गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ से जो इक्विलिब्रियम होएगा किसके बीच में होएगा, जो CO2 गैस है और जो CO2 सॉल्यूशन में है, उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होएगा। जैसे ही हम प्रेशर कम करेंगे तो CO2 एकदम से बाहर आ जाती है। तो यही हमारे पास क्या होता है, गैसेस इन लिक्विड। और हेनरी लॉ आता है ना, तो वो गैसेस की सोल्युबिलिटी को बताने के लिए आता है कि हमारी जो गैसेस है उनकी सोल्युबिलिटी कितनी है गैस में। तो इस वाले लाज को एक बार क्वेश्चन आया था कि हेनरी लॉ है वो किस चीज पे बेस्ड है, तो वो किसके बताता है, गैस इन लिक्विड को बताता है। होता क्या है हेनरी लॉ में कि जो कितनी, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जो गैस है वो डिजोल्व होगी, तो वो गैस का कितना मास है वो डिजोल्व होगा, वो किस पे डिपेंड होएगा, कि उसके वेपर प्रेशर पे डिपेंड होएगा। तो अगर मैं बताऊं क्या होता है यहाँ पे, देखो कि हमारे पास जो भी इसका वो होता है ना, कि जो भी इसकी कंसंट्रेशन है या मास बोलो गैस की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो भी उसका वेपर प्रेशर होता है। तो यही स्टेटमेंट किसने दी थी, हेनरी लॉ ने। वैसे ब्रॉड टाइप में हम इसको सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, लेकिन इस चीज का आपने ध्यान रखना कि हमारी कितनी गैस डिजोल्व होगी वो किस पे डिपेंड होगा, कितनी अमाउंट गैस की डिजोल्व होगी वो गैस के वेपर प्रेशर पे डिपेंड होगा। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है, देखो
mass of gas dissolved in a given mass of solvent solution is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ गैस। तो वो किस पे डिपेंड होगा, उसके वेपर प्रेशर पे डिपेंड होगा। उसके बाद देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है, इनको ध्यान में रखना। क्या है कि क्लोज कंटेनर में ही होएगा, डायनेमिक है मींस स्टैटिक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, स्टेबल है। और जो भी प्रॉपर्टी हम वहाँ पे मेजर करेंगे ना इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद, सारी चीजें कांस्टेंट होएंगी, टेम्परेचर होएगा या वॉल्यूम होएगा, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेंगी। अब हम चलते हैं हमारे केमिकल प्रोसेस के लिए कि केमिकल प्रोसेस पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास A प्लस बी से हमें C प्लस डी मिल रहा है, तो ये वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे C प्लस डी से हमें A प्लस बी मिल रहा है, तो इस वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। आगे से जा रही है तो मीन्स जैसे A से B मिला फॉरवर्ड, B से A मिला बैकवर्ड, ठीक है। तो जब हमने स्टार्टिंग में हमने लिया है ना, जब ए यहाँ से हम देखें कि हमने A प्लस बी से C प्लस डी मिला है, तो जब हम स्टार्टिंग में देखेंगे हमने रिएक्शन स्टार्ट ही की है, तो वहां पे हमारे पास रिएक्टेंट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि पहले तो प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं है ना, रिएक्टेंट ही ज्यादा है। रिएक्टेंट ज्यादा है तो जो रिएक्शन है वो कहाँ पे जा रही होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जा रही होगी। तो इनिशियल केस में क्या होगा आपका, इनिशियल केस में ये होगा कि जो रिएक्शन है ना वो फॉरवर्ड है, वो ज्यादा जा रही होगी। मीन्स क्या कि जो आर फॉरवर्ड है वो ज्यादा होगा और आर बैकवर्ड है वो कम होगा इनिशियली। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हम इसी चीज को, सेम चीज को देखेंगे ना, तो क्या होगा, उस टाइम पे जो रिएक्शन है वहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बन चुका होगा, रिएक्टेंट कम हो रहा होगा। लगातार जैसे रिएक्शन होती है ना हमारी, रिएक्टेंट कम होता जाता है, उतने ही अमाउंट प्रोडक्ट के बनते जाते हैं, तो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बन चुका होगा। तो किसी भी टाइम टी पे, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास जो रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन का ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वापस से ये किसमें बदलना स्टार्ट करेगा, रिएक्टेंट में बदलना स्टार्ट करेगा। ये हमारे पास ली चेटलियर प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुकी है, तो वो अपने कंसंट्रेशन को कम करना चाहेगा, कम करने चाहने के लिए वो रिएक्टेंट में बदलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा और फॉरवर्ड का कम होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज किसके लिए थी, अलग अलग कंडीशन पे थी कि सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही होगी तो इसका रेट ज्यादा होगा, बैकवर्ड का कम होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट बन चुका है तो वहां पे फॉरवर्ड का कम हो जाएगा और बैकवर्ड का इंक्रीज हो जाएगा। अब कंडीशन देखो क्या आती है कि जब हमारे पास रेट जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन का आ जाए, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। फिर वही बात है, आपने ऐसा नहीं मान के चलना है कि इनकी कंसंट्रेशन सेम होगी। देखो कंसंट्रेशन सेम नहीं होती इक्विलिब्रियम में, कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होती चली जाती है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि कंसंट्रेशन कभी भी सेम नहीं होती, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो बस इस चीज का आपने ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी, कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने देखो, यहाँ से देखो रिएक्टेंट था ए और बी रिएक्टेंट है, तो इनकी कंसंट्रेशन है वो लगातार कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो चुकी है। ऐसे यहाँ से सी प्लस डी प्रोडक्ट था तो वो इंक्रीज हो रहा है, बनता जा रहा है ना, तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो चुकी है। अब यहाँ से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो तो यहाँ पे है इतनी ज्यादा है और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम है, तो यहाँ से हम नहीं बोलेंगे ना कि इनकी कंसंट्रेशन है वो सेम है। ऐसा कुछ हम नहीं बोल सकते, बस ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो चुकी है, इसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये वाली हमारी रिएक्शन किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंसंट्रेशन सेम होना जरूरी नहीं है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है आपका N2 और 3s2 2ns3 वाला। ये वाला रिएक्शन है ना, आपको आपसे पूछा भी गया है, ये हमारे पास होता है बोर्न हैबर प्रोसेस होता है, और इसको हम जीरो ऑर्डर माना है। 2023 में भी आया था कि इनमें से कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो वैसे तो हम देख के नहीं बता सकते जब तक हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगी, स्पेसिफिकली ना लिखा हो ना एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब तक हम रिएक्शन को देख के उसका रेट नहीं बता सकते। लेकिन इस वाले केस में ये वाला मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा ही एग्जाम्पल देके पूछा था जो हमें देखते ही याद आ जाए। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर रहती है। तो यहाँ से देखो जब इन तीनों की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि जो हमारी रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम में है। सेकंड स्टेप यहाँ पे ये लेकर दिखाया गया है कि जब हमने यहाँ पे डी वाले जो आइसोटोप है उसका भी यूज किया, तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, NH3 NH2 ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वापस से यही बात है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है ना वो डायनेमिक है, यहाँ पे रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं होती। बस यहाँ पे क्या किया, जैसे हमने H2 लिया है ना, तो इसके प्लेस पे D2 ले लिया, D2 ले लिया, N2 लिया है, D2 लिया है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो NH3 है हमारे पास, NH3 भी बन सकता है क्योंकि H भी लेंगे हम, ऐसे ही क्या हो जाएगा NH2D भी मिल सकता है, NHD2 भी मिल सकता है और ND3 भी मिल सकता है। तो अलग अलग आइसोटोप वो आपस में जो चेंज होते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर आप एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो, इसमें इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अपने चैनल पे अच्छे से समझाया हुआ है, तो अगर आपने ऑन बोर्ड भी इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे देखेंगे, देखो बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, हर बार इसका क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम से। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, एक यहाँ से हो जाएगा, एक आगे से होगा। देखो इक्विलिब्रियम जैसे हमारे पास ये वाली रिएक्शन थी कि A+B से C+D जा रहा है और हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम? सिंपल कैसे, जैसे हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा होता है कि रेट जो भी प्रोडक्ट के होते हैं, आयंस और जो भी रिएक्टेंट के होते हैं, तो कैसे लिखेंगे C और D, ये हो जाएगा A और B, ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक है। उसके बाद देखो एक ऐसा ही केस हम देखेंगे किसका, कि हमने लिख लिया क्या 2A से 2B जाएगा और इससे देखो 2C से 2D जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसका लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कैसे होगा, देखो इनके जो भी कोफिशिएंट होते हैं ना, इनके जो भी कोफिशिएंट होंगे वो इनकी पावर बन जाते हैं, बस इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से C है तो C का स्क्वायर, यहाँ से D है तो D का स्क्वायर और यहाँ से A है तो A का स्क्वायर और B का स्क्वायर। तो ऐसे हम लिखते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको एक रिएक्शन दी मिलेगी और उसको किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई किया होता है, तो आपने क्या करना है, तो यहाँ से देखो अगर मैं इसको KC डैश मानूं तो KC है, देखो इसको मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, KC डैश को ये लिख सकती हूँ ना मैं, इसको C D A और B और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब ये वाली जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है हमारे पास, KC के इक्वल है। तो देखो KC डैश है वो किसके इक्वल आया, KC और इसकी पावर क्या हो गई 2। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास नए वाला कांस्टेंट आएगा ना, एक रिएक्शन है अगर उसको ये देखना है बस आपने मल्टीप्लाई किस चीज से किया गया है, जिस चीज से भी आपका मल्टीप्लाई किया होगा उसको आपने उसकी पावर बना देना। दिक्कत हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाती है, देखो यहाँ से दिक्कत ये आ जाती है, अगर मैंने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर पजलिंग वहां पे आ जाएगी आपको, लेकिन पजल नहीं होना है। आपने बस ये देखना कि मल्टीप्लाई किसके साथ हुई है, तो 1/2 के साथ हुई है ना, तो 1/2 ही हम पावर करेंगे, फिर इसकी जो KC है डैश वो क्या होगा, KC की पावर 1/2 ही करेंगे, इसमें पजल नहीं होना। तो यहाँ से अंडर रूट में KC आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाली चीज तो हो गई, ठीक है भाई। सेम इसी वाले रिएक्शन पे अगर मैं इसको बैकवर्ड लिख दूं कि C+D है और इससे मैंने देखा कि A+B मिल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे KC लिखूंगी तो वो क्या हो जाएगा, A की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय B की कंसंट्रेशन और ये हो जाएगा C की और यहाँ पे D की। तो अगर इसकी प्लेस पे मैं ये लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ये KC डैश है तो KC डैश क्या हो जाएगा, नए वाला जो KC आएगा वो 1/KC हो जाएगा, क्योंकि 1 में लिखेंगे तो सारा हमारा यही आ जाएगा ना। तो आपने क्या देखना है कि अगर हम रिएक्शन को फॉरवर्ड की बजाय बैकवर्ड करते हैं तो जो रेट है उसका 1 हो जाता है। अगर किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा डिजिट हमने जिस भी डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो वो उसकी पावर बन जाता है। तो देखते हैं, और ये वाली चीज आपने खास ख्याल रखनी है कि जो के इक्विलिब्रियम है वो किसी पे चीज पे डिपेंड नहीं होता सिवाय टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम है वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड होता है, इसके अलावा किसी भी चीज पे वो डिपेंड नहीं होता। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा पहले वाली रिएक्शन के लिए, अब यहाँ से आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ, ये मैंने सारी चीजें समझा दी आपको। H2I2 है 2HI है, तो इसके लिए अगर हम के इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, HI का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा H2I2 क्योंकि इसके आगे 2 कोफिशिएंट था, ठीक है। ये वाली सारी चीज मैं आपको समझा के आ चुकी हूँ। अगर इस वाली फॉरवर्ड वाली रिएक्शन का x है कोई भी, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा 1/x के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर रिएक्शन हमने पलटी है तो के इक्विलिब्रियम भी पलट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला कॉन्सेप्ट आता है कि A+B से C+D मिला, तो अगर हमने इसका x लिया है ना तो इसको अगर हमने जिस भी डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो वो उसकी पावर बन जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दी है साइड में, तो बस यही चीज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद देखो रिएक्शन को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर के इक्विलिब्रियम की पावर बन जाएगा। तो यही चीज देखनी है, बस ये ढूंढ लेना मल्टीप्लाई किस चीज से की गई है। उसके बाद देखो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन L
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज, मींस क्या कि जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमने यूज लिए ना, सारे या तो गैसियस फॉर्म में हो, या तो लिक्विड फॉर्म में हो, या तो एक्वस फॉर्म में हो, या सॉलिड फॉर्म में हो, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो सेम फेज में हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे, कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है सारे के सारे सेम फेज में है, या तो सारे सॉलिड है, या तो सारे लिक्विड है, या तो सारे गैस है। तो यहाँ पे देखो जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल हमें दिया गया, तो यहाँ पे देखो ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, तो सारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो गैसियस फेज में है। ऐसे ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये भी एक्वस है, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो एक्वस फॉर्म में है, तो ये वाला हमारा क्या रहेगा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रहेगा। उसके बाद देखो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस फेज, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना गैसियस फेज में दिखना है, वो तो हमने सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखाया था ना सी से, तो बस आपने कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज वही चीजें हैं, लेकिन जब भी हम गैस की लेंगे ना, तो गैस के केस में आपने कंसंट्रेशन को प्रेशर से बदल देना है, बस क्या करना है, गैसियस के केस में जब हम कंसंट्रेशन को किससे बदल देंगे, प्रेशर से बदल देंगे। जैसे हम के इक्विलिब्रियम था, ये केसी के इक्वल था ना, हमारा कंसंट्रेशन ले रहे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे सी लिया है, और यहाँ पे के इक्विलिब्रियम पे पी लिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे गैस के केस में हम प्रेशर को इंक्लूड करते हैं, सॉलिड लिक्विड का प्रेशर नहीं होता, उनके केस में हम कंसंट्रेशन लेते हैं। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, सी की अगर सिंपल हम यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, सी की पावर सी, डी की पावर डी, डिवाइड बाई ए की पावर ए, बी की पावर बी। लेकिन इसी चीज को अगर अगर हमने प्रेशर की टर्म में बदला है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सी इसकी पावर सी, प्रेशर ऑफ डी इसकी पावर डी, प्रेशर ऑफ ए इसकी पावर ए, प्रेशर ऑफ बी इसकी पावर बी। तो सिंपल हो जाएगा। हुआ कैसे है अगर आप ये देखना चाहो तो, सिंपल कैसे किया देखो इन्हें, ये वाली चीज किसके लिए होती है, मोस्टली गैसेस में आइडियल गैस के लिए होती है, तो हमें पता पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो यहाँ से प्रेशर क्या हो जाएगा, एन बाई वी आर टी, और नंबर ऑफ मोल्स को जब हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास मोलैरिटी होती है ना, कंसंट्रेशन होती है, तो सी आर टी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है, तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पी बाई आर टी कंसंट्रेशन। तो वैल्यूज डाल देंगे, जैसे यहाँ पे देखो डाल के दिखाऊं तो मैं आपको, वैसे आपको इन पे जाने की नीड है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो हम, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको प्रेशर की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो यहाँ से क्या होगा, जो आर टी है वो तो सब में कॉमन होएगा, ऊपर से भी 2 बार आर टी होएगा, और नीचे से भी तो कांस्टेंट है ना, तो इन पे कोई चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट होने की वजह से ये वाले आर टी है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा, प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, और प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। तो बस आपने इसको याद रखना है कि इसके केस में हम ये लिख लेंगे, ये वाला जो है ना, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हर बार आता है एस्टेट में, तो इसको भी आपने ध्यान रखना, इस वाले फॉर्मूले को रट लो, बिल्कुल अच्छे से रट लो। देखो क्या है, Kp इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब देखो जैसे हमने कोई भी, यहाँ पे क्या होता है, ये होता है प्रेशर के केस में, गैस के केस में हम लेते हैं, ये हमारा कंसंट्रेशन के केस में जब हम सॉलिड लिक्विड की जो इक्विलिब्रियम है वो मेजर करते हैं, और ये प्रेशर के केस में गैसियस जब इक्विलिब्रियम हम लेते हैं। तो यहाँ से सारी चीजें पता, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर हमें पता है क्या होता है, बात किसकी रही, डेल्टा एन जी की रही है। तो डेल्टा एन जी क्या होगा, देखो डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, कि जितने भी आपके गैसियस प्रोडक्ट हैं उसमें से हम गैसियस रिएक्टेंट को घटाएंगे। कैसे, अगर मैंने इक्वेशन लिखी है a प्लस बी से हमें c प्लस डी मिल रहा है 2 है, और यहाँ से देखो ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालूंगी, तो यहाँ से गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, एक ही है 1, माइनस में यहाँ पे कितने 2 और 1 3 है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस की 2 आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में रख देंगे सिंपल, बस यही क्वेश्चन आता है, तो ये हो जाएगा -2। तो बस ऐसे आपने देखना है कि डेल्टा एन जी की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, वो सिंपल है कि गैसियस कितने गैसियस प्रोडक्ट है उसमें से हम कितने गैसियस रिएक्टेंट है उसको घटा देंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इस वाले फॉर्मूले को अच्छे से आपने याद करना है। उसके बाद हमारे पास आता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो इस वाले में क्या होता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या आएगा, सिंपल कि जब हमारे पास जो वो होते हैं ना, जो रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं वो डिफरेंट फेजेस में होते हैं, कोई सॉलिड में होएगा, कोई लिक्विड में होएगा, कोई गैस में होएगा। तो यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है, जब कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लिखेंगे ना, इसका अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो सॉलिड आपने ये देखना है कि जब भी आप ये ला लिखोगे ना, जैसे हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो भी होगी और रिएक्टेंट की, तो इनमें आपने सॉलिड की कंसंट्रेशन है ना,
उसको क्या मान के चलना है, मान के क्या चलना, वो सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अब कांस्टेंट होती है तो यहाँ पे हमें क्या होगा, देखो जैसे हमने यहाँ पे लिया के इक्विलिब्रियम, तो यहाँ से अगर इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होएगी सॉलिड की, जैसे यहाँ पे मैंने सॉलिड लिखा, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके कोई भी एक नया कांस्टेंट हमें मिल जाएगा, जिसको हमने नाम दे दिया कि इक्विलिब्रियम का। तो इसलिए आपने क्या करना है कि जब भी सॉलिड और लिक्विड हो ना, तो उसको वहां से हटा देना, यूनिटी नहीं मानना। यूनिटी आप, हमें यह लगता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 नहीं होती, वो कांस्टेंट हो जाती है। तो इसलिए आप हम उसको लेते नहीं है। अदरवाइज जो आपने क्या लेना है, जो भी आपके गैसियस प्रोडक्ट होंगे ना, उसको ही लेंगे। कैसे, देखो जैसे ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, क्या है, CaCO3 से हमें CO मिला है और CO2 मिला है। CaCO3 से ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, CaO मिला, ये भी सॉलिड फॉर्म में, और CO2 मिला। तो अगर मैं लिखूंगी ना इसको, अगर मैं इसका रेट लिखना चाहूंगी, KP लिखना चाहूंगी मैं, क्या होगा, सिंपल क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो ये हो जाएगा CO2। गैस के केस में है तो हम लिख देंगे प्रेशर ऑफ CO2 का इक्वल होगा, क्योंकि ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा सिंपल PCO2। बस सॉलिड को आपने नहीं लेना, ठीक है, इतना सा ध्यान रखो आप कि सॉलिड को हम नहीं लेंगे। उसके बाद देखो एप्लीकेशन क्या होती है, कि एप्लीकेशन क्या होगी इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कि हाँ जो इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी ना, तो वहां पे कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो चुकी होंगी, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। ये डिपेंड करेगा तो किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। उसके बाद यूज क्या आता है इसका, देखो किस एक्सटेंट तक रिएक्शन हो रही है हमारी, वो भी देख सकते हैं हम कि हमारा कितना रिएक्टेंट लगा है, कितना प्रोडक्ट लगा है, तो सारी चीज देख सकते हैं ना। उसके बाद देखो डायरेक्शन देख सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है, तो ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन है, वो सारी चीज भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये वाली चीज कैसे आती है बताओ, इनमें से कौन सी एप्लीकेशन नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो ऐसे आता है। उसके बाद ये वाली चीज देखो कि 3 कंडीशन है आपके पास, अगर आपका केसी है वो मींस ग्रेटर देन 10 की पावर 3 है। केसी का मतलब होता है ये रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। तो अगर आपकी जो कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर 3 से जा रही है, तो आपका क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती जा रही है। देखो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, तभी मैं बोलती हूँ ना ये नोट्स मेरे हैं, लेकिन अगर आप इनको समझ नहीं पाए ना, फिर ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने केसी लिखना चाहा तो क्या होगा इस रिएक्शन का, CD AB। अब देखो केसी की पावर है बहुत ज्यादा, जैसे हमारे पास हो गई 1000 के अप्रोक्स वैल्यू हो गई, तो 1000 के अप्रोक्स वैल्यू हुई, तो देखो केसी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस क्या, अगर हमने केसी की वैल्यू 1000 ली है, तो जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो रही होगी, ज्यादा ही हो रही होगी। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कहाँ से आई है, वो रिएक्टेंट से ही आई है ना, तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम हो गई होगी। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा कब होती है, जब हमारी रिएक्शन है वो कंप्लीशन की साइड जा रही होती है। तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम बोल देंगे जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन की साइड जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर यही जो रेट है वो हमारा कम हो जाता है, मींस क्या, अगर रेट कम है कम है और रेट कम हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी और डी की कंसंट्रेशन कम ही बनी है, कम बनी है, तो मींस क्या कि प्रोडक्ट यहाँ पे कम कम बना है, प्रोडक्ट कम बना है, इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन क्या हो रही है वो स्लो हो रही है। तो यही चीज यहाँ से हम बता सकते हैं। तो यही चीज सिंपल लिखी गई है, बस ये वर्डिंग की फॉर्म में है, अगर आप इसको नहीं समझ पाए ना फिर आपसे नहीं हो पाएगी। तो देखो जब भी हमारे पास ये वाला कॉन्स्टेंट होता है वो ग्रेटर देन 10 की पावर 3 से होता है, तो मीन्स क्या कि इसकी अच्छी खासी वैल्यू है। अच्छी खासी वैल्यू होने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बन चुका है, प्रोडक्ट ज्यादा बना है, रिएक्टेंट कम है, तो रिएक्शन किसकी साइड जा रही है, कंप्लीशन की साइड जा रही है। उसके बाद अगर केसी की वैल्यू कम है, वो लेस देन 10 की पावर -3 से है, कम है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है ना वो ज्यादा है और प्रोडक्ट है वो कम है, प्रोडक्ट कम बना है, तो इसका मतलब क्या है कि जो कहीं ना कहीं जो रिएक्शन है ना वो स्लो हो रही है, बिल्कुल कम चांस है रिएक्शन होने के, तभी जो हमारा प्रोडक्ट है वो कम बना है अभी तक। और उसके बाद जो केसी की वैल्यू है इन दोनों के बीच में आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम पे है। अब देखो समझने को तो ये चीजें बिल्कुल आसान थी, लेकिन अगर आप ये नहीं पता लगा पाए ना मैंने लिखा क्या, तो नहीं समझ आएगा। रटने वाली बात नहीं है, बस समझो ना। ये वाली देखो 10 की पावर 3 मीन्स ज्यादा वैल्यू आ रही है केसी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है।
अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मींस रिएक्टेंट हमारा फिनिश होने को है, प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है तो रिएक्शन है वो कंप्लीशन हो चुकी है, मींस कंप्लीट होने को है। यही चीज अगर हमारी इतनी कम है 10⁻³ है तो मतलब क्या कि प्रोडक्ट है वो बहुत कम बना है, अभी जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा बचा है। अगर रिएक्टेंट ज्यादा बचा तो इसका मतलब क्या कि जो रिएक्शन है वो कम ही चांस है उसके होने के, मींस स्लो हो रही है। अगर इन दोनों के बीच में है तो हम मानेंगे कि जो हमारी रिएक्शन है वो किस पे, इक्विलिब्रियम पे है, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का अमाउंट है वो इक्वल बन चुका है। तो देखो ये वाली चीज में इतना कुछ था और आपको ये समझा दिया मैंने। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है कि ए से बी भी बन रहा है और सी से डी बन रहा है। तो ये वाला जब हम लिखेंगे ना विदाउट इक्विलिब्रियम, अगर हम इसका रेट लिखेंगे तो हम किसी भी टाइम टी पे, किसी भी एनी टाइम टी पे जब हम इसका लिखेंगे ना रेट लिखेंगे इस इक्वेशन का, तो ये क्या होगा, रिएक्शन कोशिएंट बोला जाता है इसको। तो एक हमारे पास होता है रिएक्शन कोशिएंट और एक होता है इक्विलिब्रियम। जब ये हमारी जो भी रिएक्शन है ना वो इक्विलिब्रियम पे जा चुकी होगी तो उसको हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये वाला है रिएक्शन कोएफिशिएंट और ये है इक्विलिब्रियम की जब हमारी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे जा रही होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या चीज आती है, हमारे पास ये है रिएक्शन कोएफिशिएंट और के इक्विलिब्रियम। अगर है ना ये जो रेट है वो इक्विलिब्रियम से छोटा है, इक्विलिब्रियम से कम है, तो रिएक्शन क्या चाहेगी ना, हर एक चीज किस में जाना चाहती है, इक्विलिब्रियम में की पोजीशन पे जाना चाहती है। तो अगर ये छोटा है, स्मॉल है, जैसे मैंने बोला कि ए से बी बन रहा है यहाँ पे, तो अगर ये वाला जो मैंने रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखा वो बी बाई ए हो गया। अगर हमारे पास ये कम है तो ये क्या चाहेगा कि मैं इक्विलिब्रियम की साइड शिफ्ट हो जाऊं, इक्विलिब्रियम की साइड शिफ्ट होएगा ना, तो कब हो सकता है कि जब बी की कंसंट्रेशन है वो अच्छी खासी हो हमारे पास, और बी की कंसंट्रेशन अच्छी खासी कब होगी, जब ए से बी में रिएक्शन जा रही होगी, मींस क्या कि जो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड है वो जा रही होगी। तो ये क्या हो जाएगा कि अगर हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो के इक्विलिब्रियम से छोटा है तो वो क्या चाहेगा कि मैं के इक्विलिब्रियम की साइड चला जाऊं, के इक्विलिब्रियम की साइड चला जाना चाहेगा तो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड साइड जाती है। उसके बाद अपोजिट देखो, यही चीज मैंने इसके लिए सेम चीज मैंने लिखी कि हमारा जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा बी बाई ए। अब इसकी वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है के इक्विलिब्रियम से, मींस क्या कि बी बहुत ज्यादा बन चुका है। अब बी ज्यादा बन चुका है तो फिर भी जो रिएक्शन है वो तो इक्विलिब्रियम की साइड जाना चाहेगी। अब इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई और इसको आना है इक्विलिब्रियम की साइड, तो रिएक्शन को कहाँ पे जाना चाहेगा, तो रिएक्शन कहाँ पे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि तभी हमारे पास जो बी की कंसंट्रेशन है कम होगी और कम होगी तो रिएक्शन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू भी कम होगी। तो जब भी अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा है तो वो पीछे आएगा, बैक साइड आएगा। सिंपल याद रखो कि अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम है तो वो चाहेगा कि मैं इक्विलिब्रियम की साइड शिफ्ट हो जाऊं, तो वो आगे चलना चाहेगा। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो वो क्या करेगा, पीछे आना चाहेगा ताकि उसकी जो वैल्यू है वो के इक्विलिब्रियम के इक्वल आ जाए। और जब हमारे पास रिएक्शन कोएफिशिएंट और के इक्विलिब्रियम इक्वल हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे है। तो बस यही चीज आपने देखनी है। दो क्वेश्चन हो चुके ना हमारे यहाँ से। उसके बाद देखो ए से बी से आपको 2C और 2D मिल रहा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है। अब ये प्रोडक्ट कहाँ से आया, कहीं बाहर से तो उठ के नहीं आया, आया तो रिएक्टेंट में से ही है। अब हमें यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज दी नहीं कि इतना रिएक्टेंट हमारा डिसोसिएट हुआ है, तो हमने मान लिया कि एक्स डिसोसिएट हुआ है हमारा। तो पहले हमने इनकी कंसंट्रेशन को मान लिया यूनिटी। उसके बाद देखो क्या है कि हमारे पास डिसोसिएशन हुआ है कितना, हमें नहीं पता कितना हुआ, हमने मान लिया कि एक्स का डिसोसिएशन हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनमें से तो कम ही होगा ना, प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, एक्स एक्स कम हो चुका होगा। अब ए यहाँ पे एक्स से कितना बना है, 2x बना है, क्योंकि यहाँ पे दो इक्विवेलेंट बने हैं 1 मोल से, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2x। यहाँ पे इन दोनों के 1 से क्या मिला है, 1x मिला है, तो अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद अगर के इक्विलिब्रियम लिखना है तो सिंपल क्या लिखते हैं हम, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 2x है और इसका कोफिशिएंट कितना 2, तो 2x का स्क्वायर। इसकी कंसंट्रेशन x है तो इसका, और उसके बाद यहाँ पे कितनी है 1 माइनस एक्स, इनकी पावर 1 है तो इसकी भी 1 है, इसकी 1 माइनस एक्स की पावर है तो 1। तो ऐसे आप इसका के इक्विलिब्रियम लिख सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ से आता, देखो कितने क्वेश्चन हो गए आपके इक्विलिब्रियम से, ऐसे हल्के में मत लेना। इन चीजों को आपने याद रखना है कि हमारे पास डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है तो हमारी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होएगी, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो हमारी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होएगी, और अगर डेल्टा जी 0 के इक्वल हो जाता है तो जो हमारी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे होएगी। तो इन चीजों का भी आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद देखो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो ये वाली रिएक्शन आपने पढ़ी होती है किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक में हमें पढ़ी होती है ये वाली रिएक्शन। तो अब देखो क्यों क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, और इक्विलिब्रियम पे हमारा जो चेंज होएगा ना गिव्स फ्री एनर्जी में, वो क्या होता है, जीरो होता है। जीरो होएगा तो यहाँ पे हमने इसको जीरो डाला तो ये डेल्टा ये आर टी एल एन क्यू के प्लेस पे क्या आ गया, के इक्विलिब्रियम आ गया, और इधर की साइड आएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो हमारा ये वाली चीज हो जाएगी डेल्टा जी नोट
माइनस में RT ln के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, याद रख लेना, क्या पता सारी वैल्यू देके आपसे निकलवा ले। और आज की वैल्यू को आपने याद रखना 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। तो इनको याद रख लेना, क्योंकि क्या पता यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाए। अब फिर बोलते हैं आप न्यूमेरिकल आया, लेकिन न्यूमेरिकल आया कहाँ से, ये तो देखो। उसके बाद देखो क्या था हमारे पास, ले चैटलियर प्रिंसिपल। ये वाला प्रिंसिपल ऐसा है, मुझे 12th क्लास तक बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझे बीएससी में भी नहीं आता था, पता नहीं क्यों नहीं आता था मुझे बीएससी में, क्योंकि कभी समझ ही नहीं आया कि कहना क्या चाह रहा है। लेकिन अब देखते हैं, अब मुझे ये अच्छे से समझ आ चुका है। देखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है कि हमारी जो रिएक्शन है ना, वो सही से रहे। ठीक है, सही से कैसे रहेगी, कि वो अपनी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसको चेंज नहीं करना चाहिए, इक्विलिब्रियम को नहीं चाहिए। देखो कोई भी चीज है, अब आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे ना हम उनको दे दें, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारी स्टेबिलिटी हो। हम सबसे पहले यही चाहते हैं कि हम स्टेबल हो। तो वही चीज यहाँ पे होती है, रिएक्शन चाहती है कि मैं स्टेबल रहूं। अगर उसको चेंज दिखता है, जैसे मैंने बोला कि ए प्लस बी से आपको सी प्लस डी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि हम किसी भी वजह से ए प्लस बी है और सी प्लस डी है, तो यहाँ से हम बोलते हैं कि हमारी जो रिएक्शन फॉरवर्ड है और इसको बोलते हैं बैकवर्ड है। अगर यहाँ से किसी भी, अब हमने बस ले चैटलियर प्रिंसिपल को ऐसे याद रखना कि कोई भी रिएक्शन है वो अपनी स्टेबिलिटी नहीं खोना चाहेगी, इक्विलिब्रियम पे रहना चाहेगी बस। देखो अब यहाँ से क्या हुआ, किसी भी वजह से अगर मैंने इसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो इंक्रीज कर दी, किसी भी वजह से मैंने इसकी कंसंट्रेशन है वो डाल दी, मुझे लगा कि मुझे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, तो मैंने इसकी बढ़ा दी। अब जो रिएक्शन है, इसकी कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई, लेकिन ये तो हम अपना जो चेंज है ना वो बढ़ना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि मैं अपना जो चेंज है वो ओवरकम करूं, बड़ी है ना इसकी, तो ये अपनी कंसंट्रेशन को वो घटाना चाहेगा। कहाँ जाके घटाएगा, वो प्रोडक्ट बना के ही घटा सकता है, और तो कोई इस पे ये तो है नहीं कि बाहर फेंक देगा रिएक्शन से। तो इसकी जितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ेगी वो उसको कम कैसा करना चाहेगा, कैसे करना चाहेगा, उसको रिएक्टेंट में बना के उसको कम करना चाहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज की है, तो जो रिएक्शन है वो कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। अगर यही चीज मैं ये बोल दूं कि नहीं मैंने तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, तो अगर मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किसी भी वजह से बढ़ा दी, तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो ये भी कहेगा कि मैं भी क्यों चेंज हूँ। अब ये भी चेंज नहीं होना चाहेगा, तो ये भी अपनी कंसंट्रेशन कम करेगा। अब ये है नहीं कि रिएक्शन से बाहर फेंक दे, तो ये भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन को कम करेगा। तो कैसे ही करेगा, इसको प्रोडक्ट में रिएक्शन किस में है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो इसने जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो इसने प्रोडक्ट की साइड फेंक दी, अब इस प्रोडक्ट में ज्यादा हो गई तो ये रिएक्टेंट की साइड फेंकेगा। अब रिएक्टेंट की साइड फेंकेगा तो जो रिएक्शन है वो कहाँ पे जाएगी, फिर बैकवर्ड जाएगी। कि अगर हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया किसी भी वजह से, जो रिएक्शन है वो क्या जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो यहाँ से ये चीज हमने लिखी है कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई ना किसी भी वजह से, तो जो रिएक्शन है वो वापस आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो कहेगी मुझे चेंज नहीं चाहिए, मैं जैसा भी हूँ जो भी हूँ सही हूँ। और अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है, तो अब ये कहेगा मैं ही क्यों चेंज हूँ। अब चेंज को रिएक्शन से बाहर तो कुछ फेंकेगा नहीं, तो ये किस में बदल देगा, प्रोडक्ट में बदल देगा। तो जो रिएक्शन है आपकी फॉरवर्ड जाएगी अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। तो यही चीज से मैंने लिखी है, अगर रिएक्टेंट की इंक्रीज होगी तो रिएक्शन है वो आपकी फॉरवर्ड जाएगी, और प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखो ये वाला एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो होपफुली देखो इतना ज्यादा तो यहाँ पे एस्टेट में नहीं पूछेंगे, लेकिन एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं इसको। 3 कंडीशन दी गई है, रिएक्शन आपको ये दी गई है कि एक रिएक्शन दी गई है Fe3+ में हमने SCN डाला, तो यहाँ से हमें ये मिल गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ये वाली रिएक्शन हो गई है, इसका कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, ये वाले येलो कलर का होता है, ये कलरलेस होता है, इन दोनों ने मिलाकर डीप रेड का मिला है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या आती है, पहली स्टेप आता है कि अगर ये वाली रिएक्शन वैसे तो अच्छी खासी हो रही है, अगर हमारा मन किया कहीं से हम इसको ऑक्जेलिक एसिड इसमें डाल दें, तो ऑक्जेलिक एसिड क्या करेगा, Fe के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। Fe के साथ ऑक्जेलिक है वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना फिर वो कम हो जाएगी, क्योंकि Fe3+ से ही रिएक्शन हो रही थी। Fe3+ है वो SCN के साथ रिएक्शन कर रहा था और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहा था। अब हमने डाल दिया ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कहेगा कि इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना। अब इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया तो किसी न किसी वजह से, तो जैसे ही ऑक्जेलिक एसिड हमने डाला तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। तो अब इसकी चेंज नहीं चाहता, ये कम हो गई, तो इसकी कंसंट्रेशन कहीं से तो इंक्रीज होगी। कहाँ से इंक्रीज होगी, वो फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड आके होगी। अब कम है, बाहर से हमने
ये नहीं कर सकते कि हम एफ डाल देंगे, यहाँ पे तो हमने ऑक्जेलिक एसिड डाला हुआ है, तो क्या करेगा वो इस चेंज को ओवरकम करने के लिए, यहाँ पे कम हुई है लेकिन हमें चाहिए बैलेंसिंग, तो ये क्या करेगा, ये अपनी साइड से इसकी साइड जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाना चाहेगा, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कैसी जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो बस यही चीज आपने ध्यान रखनी है। क्या कि जब हमने ऑक्जेलिक एसिड डाला है तो वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बनाया तो इसकी कंसंट्रेशन कम हुई, अब कम होएगी तो बढ़ेगी कहाँ से, कि प्रोडक्ट है कि इसकी रिएक्ट कंसंट्रेशन वो इसको दे दे, मींस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की साइड रिएक्शन आना चाहेगी, तो हमारी जो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट हो गई, बैकवर्ड हो गई। अगर इसी केस में हमने HgCl2 डाल दिया तो HgCl2 फिर क्या करेगा, इसने ऑक्जेलिक एसिड ने Fe के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, हमारे पास अगर हमने ऑक्जेलिक यहाँ से HgCl2 डाल दिया ना, फिर वो क्या करेगा, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा HCN के साथ, अब भी कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट की ही कम हुई है ना, चाहे किसी भी वजह से हुई हो, कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट की कम हुई है, अब फिर इसकी वजह से कम हो गई तो अब फिर ये वापस से इसको दे देगा, तो यहाँ से फिर से जो रिएक्शन है वो कहाँ पे जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। अब लास्ट केस क्या बचता है, पोटासियम की हमने इसमें क्या डाल दिया, पोटासियम थायोसाइनाइड, तो जब आप पोटासियम थायोसाइनाइड डालोगे ना इसमें, तो आपको क्या दिखेगा कि हमने यहाँ से देखो पोटासियम थायोसाइनाइड डाला है, तो मींस क्या कि हमारी जो HCN की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी, अब HCN की कंसंट्रेशन इस केस में इंक्रीज हो रही है, अब इंक्रीज तो इसको नहीं चाहिए, ना इनको इंक्रीज चाहिए ना इनको डिक्रीज चाहिए, इनको चाहिए कि हम स्टेबल रहे, तो इस इंक्रीज को घटाने के लिए ये क्या करेगा, ले भाई प्रोडक्ट तू ले ले, और प्रोडक्ट अगर ले लेगा तो जो रिएक्शन है वो कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दो चीजें आपने याद रखनी है, हैबर प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेल्सियस चाहिएगा, इसको आपने याद रखना अच्छा सा, 200 ATM हमें यहाँ पे 200 ATM हमें प्रेशर चाहिए होगा, ठीक। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में जो कैटालिस्ट यूज होता है वो PT होता है और V2O5 होता है, इनको ऐसे रख लो कि अगर हमसे कहीं पूछ लेना तो फिर ये हमारा गलत ना हो, ठीक है। टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, 200 ATM आपका प्रेशर रहेगा, कॉन्टेक्ट प्रेशर प्रोसेस में जो कैटालिस्ट यूज होगा वो PT V2O5 यूज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमने इनर्ट गैस ऐड करी है तो उस पर इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपने ले चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है तो उसके बाद ये वाली चीज आप अच्छे से कर पाओगे कि एंडोथर्मिक होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देखो कि एक होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। अब हम यहाँ तक आए हैं ना तो हमें पता है कि एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, जो हीट निकालते हैं, तो मैंने बोला कि ए से मुझे बी मिल रहा है और साथ में इसने हीट दे दी है, ठीक है, और एंडोथर्मिक मुझे मिला, तो अगर मुझे ए से बी मिला है ना तो यहाँ पे ए को कुछ ना कुछ मैंने हीट दी है। एक्सोथर्मिक होता है जहाँ पे हीट हमें मिले, एंडोथर्मिक होता है जहाँ पे हीट हमें देनी पड़े। तो अगर हमने हीट यहाँ पे हमें मिली है तो ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक, अगर हीट हमने दी है तो ये हमारे पास हो जाएगा एंडोथर्मिक। अब हमें बी मिला है, ठीक है, और हमने बोला कि रिएक्शन में चेंज ओवरकम नहीं होगा, तो हमें बताना है इनके लिए टेम्परेचर क्या होगा। देखो कोई भी रिएक्शन है ना वो बैकवर्ड तो मजबूरी में जाएगी पहले। अब हम क्यों किसी भी रिएक्शन को करवा रहे हैं, इसीलिए करवा रहे हैं ना कि हमें प्रोडक्ट मिल जाए, कि जो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाए, तो आपने चाहना है कि हमारी रिएक्शन है ना वो फॉरवर्ड हो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, इस वाले केस में मैंने टेम्परेचर बढ़ाना चाहा, टेम्परेचर बढ़ाया तो मींस हीट मैंने बढ़ाई है, अगर मैंने हीट इंक्रीज की तो क्या हुआ, प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है ना, प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ तो हमारी जो रिएक्शन है ना वो बैकवर्ड चली जाएगी। तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे कि जो हमारी रिएक्शन वो बैकवर्ड जाए, हम चाहेंगे कि हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड हो। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो फिर क्या करेंगे, लो टेम्परेचर पे ही होती है, क्यों ही बढ़ाएंगे हम टेम्परेचर, जब हमें पता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हीट बढ़ेगी, प्रोडक्ट साइड का मटेरियल बढ़ेगा, तो रिएक्शन फिर वो चेंज को ओवरकम करने के लिए बैकवर्ड जाना शुरू करेगी, तो क्यों चाहेंगे हम हमारी रिएक्शन बैकवर्ड हो। तो इसलिए जो भी एक्सोथर्मिक होती है ना वो लो टेम्परेचर पे काम करेंगी। अब एंडोथर्मिक में हमने हीट दी है तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो किसी भी वजह से अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा जो रिएक्टेंट साइड का मटेरियल है ना वो इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा है, तो फिर वो चेंज को ओवरकम करने के लिए कहाँ पे जाएगा, प्रोडक्ट की साइड जाएगा, तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, और हम चाहते हैं कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाए। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उनके लिए हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, लेकिन जैसे एक्सो में हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बढ़ाने से जो रिएक्शन सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन है वो बैकवर्ड जा रही है, हम नहीं चाहते बैकवर्ड जाए, तो हम इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे। कंक्लूजन क्या निकला कि एक्सोथर्मिक है वो लो टेम्परेचर पे रहेंगी और एंडोथर्मिक है वो हाई टेम्परेचर पे रहेंगी। तो देखो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो हमारे पास एक मिनट,
ये रहा, एंडोथर्मिक है वो हाई टेम्परेचर पे फेवर करेंगी और जो एग्योथर्मिक है वो लो टेम्परेचर पे फेवर करेंगी। तो यही सेम चीज मैंने लिखी है कि अगर यहाँ पे हीट है ना, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हीट इंक्रीज होगी, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, हम नहीं चाहते बैकवर्ड जाए, लो ही टेम्परेचर पे रखेंगे हम तो। और एंडो में अगर हमने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाया, हीट बढ़ी तो फॉरवर्ड जाएगी, तो हम चाहेंगे ना फॉरवर्ड जाए, तो इसलिए इस पे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे। तो ये वाली चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो कैटालिस्ट का काम क्या होता है, कैटालिस्ट का काम होता है रेट को इंक्रीज करना। कैटालिस्ट का कोई वो नहीं करता, कैटालिस्ट की उसको कोई और चीज ला के दे देगा, या कैटालिस्ट है वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता, वो बस क्या करता है रिएक्शन में जाके इन्वॉल्व होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका, देखो जैसे हमने बोला कि ए से हमें बी मिल रहा है, और अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाना चाहूँ तो उसके लिए मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगी, कि जैसे मैंने ये बना लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, यहाँ पे हमें रिएक्टेंट मिल रहा है, और इस वाली यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होगी ना, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा ना हमारा, उतना ही रेट क्या होगा, स्लो होगा, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटालिस्ट क्या करेगा, बस कैटालिस्ट एक ही काम करेगा, इसको दूसरा पाथवे दे देगा कि भाई तू ऐसे मत जा, ऐसे जा। तो कैटालिस्ट क्या करेगा, यहाँ से इसको एक अलग पाथवे दे देगा, कैसे कि यहाँ से रिएक्शन गई और यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी आपकी इतनी थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपकी इतनी हो चुकी है, यहाँ से इतनी हो चुकी है। तो कैटालिस्ट ने क्या किया है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया है। तो ये आपने ध्यान रखना कि एक्टिवेशन क्या करेगा, सॉरी कैटालिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके वो रेट को बढ़ाएगा। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जो कैटालिस्ट है कैसे इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। कैसे करेगा, कोई और रास्ता दे देगा कि तू ऐसे मत जा, ऐसे चला जा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम। अब क्या देखो, इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, हमें सब पता होता है ना इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, कि जहां जो इलेक्ट्रोलाइट हम उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं जो जब भी हम उसको लिक्विड में डिसोल्व करेंगे ना, तो वो आयंस में डिसोसिएट होंगे, आयंस में डिसोसिएट होंगे तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो कंडक्ट नहीं करेंगे। ये वाली सारी चीजें क्लास 10 के चैप्टर में हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, H+OH नेगेटिव सारा कुछ पढ़ के आए हैं, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आए ना तो एक लाइक कर दिया करो और कमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि देखो बहुत मेहनत लगती है ऐसे टाइम निकाल के इन चीजों में, आपको पहले पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि कई चीजें फिर माइंड से स्किप हो जाए, और एट ए टाइम अगर कोई गलत चीज बोली जाए ना तो फिर इशू बन जाता है उस चीज का। इतनी मेहनत, क्योंकि कम ही सब देखते हैं लेकिन मेहनत कोई नहीं देखता। देखो छोड़ो इन बातों। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, मींस आयंस में चेंज होगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कि जो आयंस में चेंज नहीं होएगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट में भी अलग अलग चीजें आती हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया हमारे पास जैसे HCl हो गया, वीक हो गया CH3COOH हो गया। तो स्ट्रॉन्ग में क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस है वो डिसोसिएट होंगे, जैसे अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं HCl के, तो वहां से 100 के 100 मॉलिक्यूल है वो आयंस में डिसोसिएट हो जाए। लेकिन यहाँ पे वीक में क्या होगा, अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए तो वहां पे 50 to 60 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमने 100 मॉलिक्यूल लिए 100 के 100 डिसोसिएट हो जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं, 100 तो क्या ही होंगे 99 प्लस हो जाए, मीन 98 99, तो वहां पे हम बोलेंगे उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अदरवाइज हम बोलेंगे उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आता है। एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले आता है एरहेनियस कॉन्सेप्ट। एरहेनियस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखो आरहेनियस कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था जिसने एसिड बेस की प्रॉपर्टीज को बताया था। तो एसिड बेस की प्रॉपर्टी को क्या बताया था, इसने क्या लिया था, एक्वस मीडियम को प्रायोरिटी दी थी। एक्वस मीडियम को प्रायोरिटी कैसे, कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है हम उसको किस में बताएंगे, एक्वस मीडियम में बताएंगे। अगर हमारे पास जो भी साल्ट है वो डिसोसिएट होके H+ दे रहा है तो उसको हम बोल देते हैं एसिड। थोड़ी सी बाहर से आवाज आ रही है उसके लिए सो सॉरी। तो देखो कि HCl है और NaOH है। तो अगर हमारे पास डिसोसिएट होके हमने जो भी लिया है ना, जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है, अगर वो डिसोसिएट होके H+ दे रहा है सॉल्यूशन में, इसके लिए मेन कंडीशन है कि हमें एक्वस मीडियम लेना है। और एक है कि Na+ और OH नेगेटिव। तो अगर वो H+ देगा तो हम उसको बोलेंगे एसिड, और अगर वो OH नेगेटिव देगा तो हम उसको बोलेंगे बेस। अगर वो H+ दे रहा तो हम एसिड बोलेंगे, OH नेगेटिव दे रहा तो बेस बोलेंगे। ये वाली चीज किसने बताई थी, अरहेनियस कॉन्सेप्ट ने। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये थी कि वो एक्वस मीडियम नहीं होगा। अब सारी बार तो हम एक्वस मीडियम नहीं ले सकते, तो इसके लिए ये वाली चीज फेल हो गई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसका आया था, आपसे पूछ सकते हैं कि अरहेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था, तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है कि अरहेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था। सेकंड जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा ब्रोंसीड लोरी का कॉन्सेप्ट आया था एसिड बेस का। इसने क्या बताया था कि एसिड क्या होगा, जो H+ है उसको डोनेट करेगा।
जैसे हमने बोल दिया HCl, तो इसने क्या किया है, H+ को डोनेट किया है। और इसी के साथ हमने कोई भी चीज ऐसे ली है कि जो इस H को एक्सेप्ट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। जैसे मैंने ले लिया NH3, तो वो क्या करेगा, इस बेस को, इसको H को एक्सेप्ट करेगा और NH4+ बनाएगा। H+ को एक्सेप्ट किया तो NH4+ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, यहाँ से HCl हमारे पास एसिड होगा, ये हमारे पास क्या होगा, बेस हो गया। तो जो हमारे पास H+ को डोनेट करेंगे वो एसिड है, और H+ को एक्सेप्ट करेंगे वो हो जाएंगे बेस। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ से देखो, NH3H2O का दिया गया है, तो यहाँ से NH3 ने क्या किया है, H+ को एक्सेप्ट किया है। H+ को एक्सेप्ट किया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और H2O ने क्या किया है, H+ को डोनेट किया है। H+ को डोनेट किया तो हम इसको बोलेंगे क्या, H2O को एसिड बोलेंगे। तो ये वाली चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो। H+ डोनेट होएगा तो एसिड हो जाएगा, और H+ एक्सेप्ट होएगा तो बेस हो जाएगा। NH3 ने H+ को एक्सेप्ट किया है तो ये क्या है, बेस है, और इसने डोनेट किया है तो ये क्या है, एसिड है। अब देखो हमारे पास एसिड बेस का क्या होता है कि जो भी एसिड होगा ना उसका एक कंजुगेट बेस होता है, और बेस का क्या होता है, कंजुगेट एसिड होता है। तो देखो यहाँ से बेस है, अब इस बेस का क्या होगा, यहाँ से ये जो बना है ना, इसने H+ को सेप्ट बना के बनाया, ये कंजुगेट एसिड होता है, और ये एसिड था तो इसने H+ डोनेट करके क्या बनाया है, कंजुगेट बेस बनाया, तो ठीक है। उसके बाद देखो H2SO4 है तो ये कैसे हो जाएगा, H+ HSO4 नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद NH3 बेस है, NH4+ क्या है, कंजुगेट एसिड हो जाएगा इसका। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड कॉन्सेप्ट किसका आएगा, लुईस बेस का आएगा। लुईस एसिड बेस आएगा। लुईस ने क्या बोला, H+ को भी हटाओ, OH को भी हटाओ। इसने कॉन्सेप्ट लाया किसका, इलेक्ट्रॉन का, कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो बेस। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एसिड, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो बेस, ठीक है। तो जैसे हमने BF3 का एग्जांपल लिया, तो देखो BF का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा तो ये एसिड है, और ये डोनेट करेगा तो ये क्या है, बेस है। उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का, जैसे हमने बोला ना, एसिड का क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस वो वीक होएगा, अगर एसिड वीक है तो उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा ना फिर वो स्ट्रॉन्ग होएगा। तो जैसे HCl था, यहाँ से Cl नेगेटिव हमें मिला तो Cl क्या होता है, वीक कंजुगेट बेस होएगा। ऐसे वीक एसिड हमने लिया तो यहाँ से जो आपको बेस मिलेगा ना, तो वो क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस मिलेगा। बस इतना ध्यान रखो कि वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस है वो वीक होता है। अब ये वाली रिएक्शन आपको दी गई है, इसके बेस पे भी एक बार न्यूमेरिकल आया, वो मैं बताती हूँ कैसे आया है। तो यहाँ से देखो H+ और OH नेगेटिव हमें मिला, तो अगर यहाँ से हम के इक्विलिब्रियम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, H+ की कंसंट्रेशन, OH की, और नीचे आ जाएगा H2O की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से H2O की कंसंट्रेशन है ना लिक्विड की, वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो इसके इक्विलिब्रियम में जब हम H2O की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें नया कॉन्स्टेंट मिलेगा Kw, जिसको हम बोल रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट। वो किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो इस चीज को अच्छा खासा आपने दिमाग में रखना, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14 मोलर 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस वाले फॉर्मूले को अच्छे से रट लेना, क्या कि Kw क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का, किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो हमारे पास 10⁻⁻14 मोलर होगा, कब, 25 डिग्री सेल्सियस पे होएगा। तो बस यही चीज यहाँ पे देखनी है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर मैंने कंसंट्रेशन है H+ और OH नेगेटिव की दोनों की इक्वल मान ली, इक्वल मानी, तो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, 10⁻⁻14 के। तो x क्या होगा, 10⁻⁻14 का अंडर रूट हो जाएगा, तो x किसके इक्वल हुआ, 10⁻⁻7 मोलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये H+ की कंसंट्रेशन कितनी आई हमारे पास, 10⁻⁻7 आई, है ना। और हमें पता है कि pH क्या होता है, -log ऑफ H+ होता है, -log ऑफ H+ होता है, ठीक है। अब H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻7 है, और ये माइनस का लोग है, तो लोग में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो ये 7 आगे आया तो ये बन जाएगा 7 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से जो pH निकल के आया हमारा क्या आया, 7 आया। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि जो हमारा प्योर वाटर होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको हम न्यूट्रल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो इसका pH है वो 7 के अप्रोक्स है, 7 होता है हमारा किसका pH होता है, न्यूट्रल का pH होता है। तो ये वाली चीज भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या देखा, सिंपल हमने, देखो पजलिंग मत होना, एक फॉर्मूला सबसे पहले हमारे पास आया, Kw क्या है, H+ और
OH नेगेटिव है और ये किसके इक्वल है 10 की पावर -14 मोलर के इक्वल है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम इन दोनों की कंसंट्रेशन XX मान ले, इक्वल मान ले, तो यहाँ से जो हमारी pH निकल के आएगा ना वो वाटर का, वो क्या आएगा 7 आएगा। मीन्स हम जो हमारा वाटर होता है उसको न्यूट्रल मान सकते हैं। उसके बाद सेम चीज यहाँ पे करते हैं हम, KW है H प्लस और OH नेगेटिव है, ठीक है। अब मैंने किया कि मैं यहाँ पे लोग ले लेती हूँ, लोग KW लोग H प्लस प्लस में लोग OH नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से देखो लोग KW में माइनस साइन दे दूं, सारी जगह माइनस कर दूं इसको, माइनस यहाँ से माइनस लिया, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहीं से बता देती हूँ, माइनस लोग ऑफ KW क्या हो जाएगा PKW, माइनस लोग ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा PH, और ये हो जाएगा POH। PKW की वैल्यू कितनी आएगी, देखो मैंने बोला कि W की वैल्यू कितनी है, KW की वैल्यू 10 की पावर -14 है। अब मैं यहाँ से लोग ले लूं, लोग KW की वैल्यू कितनी आएगी, क्या होएगी हमारे पास, मैंने लिया यहाँ पे लोग 10 की पावर -14, तो ये -14 आगे आएगा, तो ये हो जाएगा क्या लोग 10, तो लोग 10 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये हो जाएगा -14। लोग KW की वैल्यू क्या आई -10। तो अगर मैं यहाँ से इस रिएक्शन को आगे जाने की बजाय, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ना लोग, एक मिनट, यहाँ से मैं इसको हटा के 14 लिख दूं, और ये क्या हो जाएगा पीएच, एच का पीएच और ये पीओएच का, तो एच और पीएच का ओएच मिलके किसके इक्वल आ गया 14 के इक्वल आ गया, क्योंकि पीकेडब्ल्यू लेना है ना हमें यहाँ, तो फिर इसका भी लोग इसका भी माइनस लोग ऑफ लेना पड़ेगा ना, माइनस लोग ऑफ KW लेना पड़ेगा। तो माइनस लोग ऑफ KW लोगे तो फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मैंने सिंपल लोग लेके दिखाया है तो इसलिए आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो डिसोसिएशन होना है, तो हमने कोई भी एसिड माना है तो हमें नहीं बताना डिसोसिएशन कितना होगा, तो डिसोसिएशन हम क्या मानते हैं, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से मानते हैं। हम बोलते हैं कि यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे और डिवाइड बाई जो टोटल मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, तो अगर हमने टोटल मान लिया, हमने सी लिए, सी कंसंट्रेशन लिए, तो डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे सी अल्फा हो जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे बोलिए, देखो अगर हमने टाइम t0 पे इसकी कंसंट्रेशन सी ली है तो इनकी कितनी बनेगी सी अल्फा, और अब ये बाहर से तो आई नहीं होगी, तो यहाँ से हम इस कंसंट्रेशन में से घटा देंगे, तो ये भी सी अल्फा हो जाएगी, सी माइनस सी अल्फा। अब यहाँ से हम के की वैल्यू लिखे, तो देखो ये क्या हो जाएगी, जैसे मैं अलग से लिखना चाहूँ इसको, तो ये हो जाएगी, देखो कंसंट्रेशन ऑफ CH3 CO नेगेटिव और H प्लस की, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगी CH3 CWOH की। तो H प्लस की क्या है सी अल्फा है, और सी इसकी भी क्या है सी अल्फा है, तो कैसे लिख सकती हूँ मैं, देखो इनको यहाँ पे सी अल्फा है, इसकी भी सी अल्फा है, और नीचे वाले की क्या है सी माइनस में सी अल्फा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी इंटू में 1 माइनस अल्फा। तो सी से मैं एक सी से एक सी काट देती हूँ, तो के की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये के है किसके इक्वल आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर के, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में के बाई सी। तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। उसके बाद देखो ये वाला आज तक आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता पूछ ले, देखो 2 पेज आगे पीछे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं, हमें तो समझने से मतलब है, नहीं हुए पेज आगे पीछे। देखो अब क्या है आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस हमें दिखाना है, तो वीक बेस हम कैसे दिखाएंगे, तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज है कि NH4OH हमने ले लिया, NH4 प्लस OH नेगेटिव, इतना इसमें अमाउंट डिसोसिएट हुआ है सी अल्फा, तो वो कहाँ से आया होगा रिएक्टेंट से ही आया होगा, तो सी माइनस सी अल्फा, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा अल्फा क्या हो जाएगा के बी बाई सी हो जाएगा। तो सेम चीज पहले पहले वाली जैसी चीज है ना, यहाँ पे भी देखो बस यहाँ पे के था वहां पे के भी हो जाएगा, क्योंकि बेस का केस लिया, यहाँ पे एसिड लिया था तो एसिड का केस था। उसके बाद देखो हमने देखा था ना कि पीएच प्लस में पीओएच है वो क्या हो जाएगा 14 के इक्वल हो जाएगा, बस सी अल्फा आपने याद रखना किसके इक्वल है पीओएच के, और वहां से देखो सी अल्फा किसके इक्वल था एच प्लस के इक्वल था। उसके बाद देखो रिलेशनशिप अगर हमने बतानी है तो के ए के डब्ल्यू के बीच में क्या रिलेशन होएगी, के और के बी के बीच में क्या रिलेशन होएगी, तो जब आप के को के बी से मल्टीप्लाई करोगे ना तो के डब्ल्यू के इक्वल आएगा, कैसे आएगा देखो एक बार तो हमने ले लिया NH4 प्लस में H2O, यहाँ से हमारे पास क्या है के ए आया, ठीक है के ए आया क्योंकि इसने क्या किया है NH4 प्लस ने H प्लस को डोनेट किया है, ठीक है, तो ये हमारे पास एसिड के जैसे काम करेगा, H प्लस को डोनेट किया है, और यहाँ पे इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया तो हम बोलेंगे इसको बेस,
उल्टा बोल दिया मैंने, नहीं ठीक है ठीक। तो ये हमारा के आया, H3O प्लस, ये वाली चीज क्या है, H2O क्या है, लिक्विड है, तो इसको हम लेंगे नहीं, इसको भी नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा NH3/NH4 प्लस, यहाँ से ये हो जाएगा। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल आपने बस इतना याद रखना कि के और के बी की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है, के डब्ल्यू के इक्वल होती है। तो जैसे हमारा नहीं होता था H प्लस और ओ एच नेगेटिव की मल्टीप्लाई भी तो के डब्ल्यू के इक्वल ही हो रही थी ना, ऐसे ही आपने याद रखना पी एच प्लस में पी ओ एच किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है। तो ये वाली चीज आपने बस ध्यान रखनी है, अदरवाइज कुछ नहीं है। अब देखो हमने H3PO4 लिया, तो ये क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा, H2PO4 नेगेटिव होगा, उसके बाद ये फिर से डोनेट करेगा तो ये हमें मिल गया, फिर से डोनेट करेगा तो ये मिल गया। पूछा गया कि कौन सा ज्यादा होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमने H प्लस हटाया ना, तो वो किससे हटाया, न्यूट्रल स्पीसीज से हटाया, तो हम इजिली हटा देंगे। लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है और हमें यहाँ से H प्लस हटाना है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, तो इसलिए Ka1 सबसे ज्यादा फास्ट होता, देन Ka2, देन Ka3। तो ये वाला ऑर्डर आपने याद रखना है। उसके बाद देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ना, तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, अब देखो एसिडिटी का मतलब क्या है कि हमें H प्लस देना है, तो इसके साथ H लगा हुआ, फिर इसका साइज इतना है, इसके साथ H लगा हुआ, इसका साइज इतना है और इसके साथ H लगा, तो कौन सा H हटाना इजी है, इसका इतना ज्यादा बड़ा साइज है, इनके बीच में वीक फोर्स होगा, तो इजिली हम H को कहेंगे जा भाई, तो H जाएगा तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप है, एसिडिटी वो इंक्रीज होगी क्योंकि साइज की वजह से इंक्रीज होगी। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, वो वाली चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होगी, जैसे हमने बोल दिया CNOF, तो F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो F क्या करेगा, जैसे मैंने FH बोल दिया, तो ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन को निकाल खींचेगा खींचेगा, तो H प्लस है वो इजिली चला जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट हम देखेंगे ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करेगी, और जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज वेरी करेगा, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, तो पीएच आपको 7 मिलेगा। वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वाली चीज हमने 10th की यूनिट में भी देखी थी। स्ट्रॉन्ग बेस है, अब देखो वीक एसिड है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, कौन जीत गया, स्ट्रॉन्ग बेस जीत गया। तो पीएच क्या होता है, देखो स्केल है हमारे पास, 0 से 7 का एसिड होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है और 7 to 14 बेस होता है। तो अब स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो मतलब हमें नहीं पता स्पेसिफिकली पीएच कितना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं 7 से ज्यादा होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया तो पीएच 7 से ज्यादा होगा। अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड जीत गया, तो पीएच है वो एसिड वाली रेंज में रहेगा, तो पीएच है वो लेस देन 7 है। वही फिर वीक एसिड और वीक बेस ले लिया तो पीएच है 7 होएगा। अब ये वाला फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आया है एक बार, तो ये आपने याद रखना है। ये वाला इससे आया कि जो पीएच है वो क्या होगा, 7 + 1/2 pKa माइनस में pKb होगा। तो इस वाले फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट रखो और यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एसिडिक बफर क्या होगा, एसिडिक बफर का होगा कि कब हो क्या होगा कि जब हम किसी भी वीक एसिड का साल्ट लेते हैं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे ये हमने लिया NaOH स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और वीक एसिड है उसका साल्ट ले लिया, तो हम क्या बोलेंगे, वो एसिडिक बफर बोलेंगे। एसिडिक मींस इसलिए हमने यहाँ पे पीके लिया, तो लोग क्या हो जाएगा, साल्ट बनाए ना, तो साल्ट बाई एसिड हो जाएगा। सेम चीज अगर बेसिक बफर में हम देखेंगे, तो बेसिक बफर हमने बनाना है, ये याद रखो जिसका भी बफर बनाना उसको कम लो, तो बेस बनाना तो वीक बेस का साल्ट लो और एसिड क्या लो, स्ट्रॉन्ग लो। तो हमें यहाँ पे भी सेम चीज होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीके और लोग और साल्ट बाई में बेस हो जाएगा इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन पे, दोनों में पीके ही लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जब हमारे पास वो होते हैं ना वीकली आयनाइजेबल साल्ट होते हैं, तो उस केस में हम निकालते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे हमने AgCl में H2O डाला तो ये आयंस में डिसोसिएट हो गया, तो कैसे, AgCl सॉलिड है तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं, तो के इक्विलिब्रियम कैसे हो गया, Ag+ की और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, S इसके लिए माना, S इसके लिए माना, यहाँ से क्या होगा, ये S² हो गया। सेम चीज यहाँ पे अगर हम देखें कि H3PO4 के लिए देखेंगे हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3Ag+ और PO4 3 नेगेटिव। तो हम कैसे लिखेंगे KSP, देखो वैसे हम कैसे लिख देंगे कि Ag+ की कंसंट्रेशन, ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 3 है और साथ में PO4 3 नेगेटिव और इसकी पावर 1 है। अब ये क्या है, कितने आयन है इसके, 3 है, जैसे S आयन हमने डिसोसिएशन माना है, तो ये कितने हैं, 3s है, तो ये क्या हो जाएगा 3s की क्यूब, और ये कितना है S ही है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 27 S4 हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई है, इसके लिए फॉर्मूला सीधा ये है। एक्स और वाई क्या होते हैं, इसके कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, जो भी इसके कोफिशिएंट होते हैं ना यहाँ पे। तो देखो एक्स की मीन्स 3 की पावर 3, वाई क्या है 1 की पावर 1 और एस की पावर 3 + 1।
हाँ, तो 3 3 जा 9 और 27 और s की पावर 4, तो सेम चीज यहाँ से आई है, तो इस फॉर्मूले से भी आप याद रख सकते हो। फिलहाल एस्टेट के लिए जो हमारे यहाँ पे मेन मेन कॉन्सेप्ट आए हैं, कौन से आए हैं, वापस से मैं आपको अगर रिवाइज करवाऊं तो पहले आपने के इक्विलिब्रियम को लिखाना आना चाहिए कि जब हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है केपी वाला, ये वाला आता है। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला भी अब की बार पूछ लिया गया था, तो कहीं ना कहीं आपने एक बार पूछा गया, तो इसको भी याद रखना है कि पीएच किसके इक्वल होता है, 7 प्लस में 1/2 पी के ए माइनस में पी के बी, और एक डेल्टा जी से फॉर्मूला आया। तो ये देखो आपके 1 2 3 4 इस टाइप से 4 टाइप से आपके क्वेश्चन इसके आ चुके हैं। तो होपफुली ये वाली यूनिट है, जो जो मेन कॉन्सेप्ट है मैंने उसको ब्रॉड एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया, जो आपको एस्टेट के लिए नीड नहीं थी वो मैंने जल्दी जल्दी करवाए हैं। तो होपफुली ये वीडियो में आपको समझा पाई हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नई टॉपिक साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।